एक भूत जो 1 महीने तक एक फैक्ट्री में काम करता रहा, अगर आप उसकी हकीकत सुनेंगे, सच्चाई को जानेंगे, तो आप रोने लगेंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आपने भूत की कहानियां बहुत सुनी होंगी, डरावनी कहानी सुनी होंगी, ऐसी कहानी सुनी होंगी जो आपको डरा दे, पर यह कहानी उस कहानियों से बिल्कुल हटके है। ये कहानी ऐसी काल्पनिक कहानी नहीं है, ये कहानी एक सच्ची कहानी है जो आपको झंझोड़ कर रख देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी, एक नई कहानी के साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और यूट्यूब इस कहानियों को आगे बढ़ाता जाए। अपने जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ या कोई ऐसा उत्सव जिसको आप याद रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं दूंगा। आप प्रदीप स्टोरी के सदस्य बने, मुझे बहुत खुशी होगी, परिवार का हिस्सा बने। आइए कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लॉकडाउन के समय में। जब लॉकडाउन लगा था, पूरा भारत बंद था। जान बचाने के लिए हमें घरों में रहना जरूरी था। अगर बाहर निकलेंगे तो हमारी जान को खतरा है। उस समय कोई ऑफिस नहीं जा रहा था, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। जरूरी ऑफिस के काम थे तो वर्क फ्रॉम होम से हो रहे थे। उस सबका काम ऐसे ही चल रहा था। डर का माहौल था। उस समय हम सबको, मुझे, आपको और हम सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी। और यदि हम मालूम हो जाए कि इस घर में कोरोना का पेशेंट है या इस घर में कोरोना का पीड़ित कोई व्यक्ति है, तो हम उस मोहल्ले से, उस घर के पास से निकलने से भी डरते थे। आज मेरी जो कहानी है वो भी इस कोरोना काल की है। राजस्थान, जो गुलाबी शहर के लिए जाना जाता है, रेत के लिए जाना जाता है, पानी का जहाज, ऊंट के लिए जाना जाता है, उस राजस्थान का एक शहर है भरतपुर। भरतपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर वर्ष में एक बार चिड़ियां आती हैं और वो चिड़ियां उतनी ही बार अपना रंग बदलती हैं। सिर्फ वर्ष में एक बार होता है। भरतपुर आप जाएं तो उस उद्यान में जरूर जाइएगा। भरतपुर जयपुर के पास भी पड़ता है। राजस्थान में भरतपुर से मेरी यादें भी जुड़ी हैं। मेरे मामा भरतपुर में रहते हैं। हालांकि कई सालों से मेरी मामा से बात नहीं हुई, ना उन्होंने मेरी खबर ली, पर जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं मामा के घर जरूर जाऊंगा। कुछ पारिवारिक परेशानियां, कुछ आत्मीय परेशानियों के चक्कर में मामा से बात नहीं हो पाती। अगर मामा ये स्टोरी मेरी आप तक पहुंचे और आप इस स्टोरी को देख रहे हो तो आपको मेरा नमस्कार। आपका भांजा आपको नमस्कार करता है और क्षमा मांगता है कि इतनी सालों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, पर प्रभु चाहेंगे, ईश्वर चाहेगा तो जल्द मुलाकात होगी। यहाँ की एक फैक्ट्री होती है और उसमें कुछ लोग काम करते हैं। ओरिजिनल नाम में उनकी पहचान व्यक्तिगत उजागर करने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के चक्कर में आपको नहीं बता पाऊंगा, पर यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। एक फैक्ट्री होती है जिसमें एक व्यक्ति काम करता है और उस व्यक्ति का नाम होता है जगदीश। उसकी 2 बच्ची और पत्नी साथ में ही रहा करते थे। परिवार था तो फैक्ट्री में साथ में रहते, लेबर के जो कमरे मिलते हैं वहां पर, और पास ही उनका गांव था, तो उस फैक्ट्री में वो रहा करते थे और जीवन उनका ठीक ठाक चल रहा था। अब रोज फैक्ट्री में जाना, घर पर आना, खाना खाए, सो गए, बच्चों से मिलना है, तमाम बातें चल रही थी। अब सदी का पहला लॉकडाउन पड़ता है और अचानक आ जाता है। लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर ये लॉकडाउन है क्या, कोरोना क्या है, और आर्थिक संकट में सब लोग जूझने लगते हैं। जब तकलीफ आती है तो अपने साथ रास्ते भी लाती है, कठिनाई आती तो रास्ते भी लाती है, और कई बार ऐसी परेशानियां लाती हैं कि जिनसे हम बाहर ही नहीं निकल पाते। पर यह तकलीफ ऐसी आई थी कि जिसने सब व्यापार में, सब दुकानों में, जीवन में, घरों में ताले डाल दिए थे। लोगों को घरों में रहना के लिए मजबूर कर दिया था। पर इसी बीच कुछ लोगों ने अपनी इंसानियत भी दिखाई। खाना बांटा, दवा बांटा, पानी बांटी, और जो लोगों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था उन्हें शमशान तक पहुंचाया, दफनाया, अंतिम संस्कार में मदद की। पीपीटी किट पहनकर अपनी जान को जोखिम में डालकर सब लोगों की मदद की। जिस रूप में मदद कर सकते थे उस रूप में मदद की। भरतपुर की इस फैक्ट्री के मालिक ने भी इंसानियत दिखाई और उस मालिक ने कहा कि ठीक है भाई, जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता तब तक आप लोगों को तनख्वाह मिलेगी, भले काम चले चाहे ना चले।
क्योंकि आप और आपका परिवार तो मेरे ऊपर निर्भर है। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि कोरोना काल कितना लंबा चलेगा, इस बीमारी का हमें कितना सामना करना पड़ेगा, क्या आर्थिक संकट आएंगे, इसकी खबर मालिक को भी नहीं थी। खैर मालिक मदद करता रहा, जितना उससे हो सका तनख्वाह दी। पर अंत में उसने कहा कि अब मैं आप लोगों को तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा, आप लोग अपने घर चले जाइए, जब लॉकडाउन खत्म होगा, सब कुछ सामान्य होगा, फिर आप लोग वापस आ जाना। समय बदला, लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म होने लगा, जीवन पटरी पे आने लगा, सब कुछ सामान्य हुआ, व्यापार खुले, फैक्ट्री खुली, सब कुछ चलने लगा। अब भरतपुर की ये फैक्ट्री भी खुल जाती है और मजदूर काम पर वापस आने लगते हैं, सारे मजदूर। अब जगदीश भी काम पर वापस आ गया। जगदीश हंसमुख था, मिलनसार था और अच्छे से बात किया करता था और सब लोग उसकी फैक्ट्री में इज्जत करते थे। मालिक पूछता है कि बच्चे और परिवार, पत्नी कहाँ हैं? तो जगदीश कहता है कि मालिक, कोरोना काल का समय अभी खुला है, आर्थिक तंगी है, तो मैं उनको गांव में ही छोड़ आया कि तुम कुछ समय यहीं रहो, जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। अब जगदीश बिल्कुल सामान्य था, जैसे वो लॉकडाउन से पहले था वैसे लॉकडाउन के बाद था। काम करने लगा, काम पर आता, काम पर जाता। पर इस बार उसके परिवर्तन, उसके स्वभाव, उसके नेचर में एक चीज अलग थी, अजीब था। और वो अजीब ये था कि लोगों को लगा कि कोरोना काल में इसने बहुत कुछ झेला है, इसलिए शायद ये लोगों से बात नहीं करता, बहुतों की मौत देखी है, शायद इसके अपने कुछ खत्म हो गए होंगे, इसलिए ये बात नहीं करता और सिर्फ अपने आप से काम रखा करता था और किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। अब किसी ने उसके इस व्यवहार पे ध्यान भी नहीं दिया, सब अपने अपने काम करते और चले जाते। अब अमित पर शायद कर्ज हो गया था, जगदीश पर शायद कर्ज हो गया था, तो मालिक से कहता है कि मालिक, मैं ओवर टाइम करना चाहता हूँ। जगदीश फैक्ट्री में पहला ऐसा वर्कर था जिसने मालिक से ओवर टाइम की बात कही थी। ज्यादातर मजदूर जैसे ही समय पूरा होने वाला होता, उन्हें घर भागने की मस्ती और वो अपने घर भागने लगते। अब मालिक कहता है कि ठीक है, तुम काम ओवर टाइम करना चाहते हो तो कर लिया करना, शिफ्ट 6 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद तुम ओवर टाइम कर लेना भाई। अब अकेला ऐसा मजदूर था जगदीश जो फैक्ट्री में ओवर टाइम किया करता था। अब ये सिलसिला शुरू हो गया, शिफ्ट खत्म होती, सब मजदूर अपने घर चले जाते, पर जगदीश अकेला फैक्ट्री में काम करता रहता। दिन भर काम करता, शाम को भी काम करता, रात को भी काम करता। अब एक दिन मालिक ने उससे पूछा कि भाई जगदीश, तुम पूरे दिन भर काम करते हो, शाम को भी ओवर टाइम करते हो, तुम थकते नहीं हो, तुम्हें नींद नहीं आती है? तो वो जवाब देता है कि साहब, मुझे अब नींद कहाँ आती है, मुझे नींद नहीं आती। तो मालिक सोचता है कि शायद हैरान है, परेशान है, थका हुआ है, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। और मालिक ने भी ज़्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया कि ठीक है, मजदूर है, इसको करने दो, अपने हिसाब से ओवर टाइम कर रहा, करने दो। पर एक दिन एक अजीब वाक्य हो जाता है। वाक्य क्या होता है सुनिए। गार्ड जो फैक्ट्री में काम करने गया था, वो किसी काम से अंदर जाता है और देखता है कि वहां पर जगदीश काम कर रहा था और देखता है कि जहां पर जगदीश खड़ा था, उसके कद काठी से लगभग 3 गुना व्यक्ति, लंबा चौड़ा, वजन में भी 3 गुना वहां पर काम कर रहा था। ये सब देखकर गार्ड जो होता है, सिक्योरिटी गार्ड, घबरा जाता है और फैक्ट्री से भागकर बाहर आ जाता है। और उसने अपने मालिक को ये सब बात बताई तो मालिक को यकीन नहीं हुआ। मालिक को लगा कि गार्ड नींद में होगा, अंदर पानी पीने के लिए गया होगा, नींद में ऐसा कुछ देख लिया होगा, बात आई गई होगी। अब लगभग 1 माह का समय बीत जाता है, ये सिलसिला चल रहा था। वो दिन भर काम करता है, शाम को ओवर टाइम करता है, नाइट की शिफ्ट भी करता है लगातार, और अकेला व्यक्ति और अकेला उस फैक्ट्री में काम करता है, क्योंकि बाकी मजदूर तो ओवर टाइम करते ही नहीं थे, वो तो काम से घबराते थे। अब तनख्वाह का दिन आ जाता है, सैलरी हर माह की 15 तारीख को दी जाती है। अब 14 तारीख की रात तक जगदीश काम करता है और 15 तारीख को सुबह वो फैक्ट्री पे आता ही नहीं है, जिस दिन तनख्वाह का दिन था। अब मैनेजर को ये बात अजीब सी लगती है। वो कहता है कि जगदीश ने पूरे महीने भर काम किया, 6 बजे तक शिफ्ट करी, उसके बाद ओवर टाइम किया और तनख्वाह का दिन है तो गायब हो गया, आए नहीं। आज आना चाहिए था, सब लोग तनख्वाह का इंतजार करते हैं, क्या उसे तनख्वाह नहीं चाहिए?
ये बात वो अपने मालिक को बताता है और मालिक मैनेजर से कहता है कि उसकी कितनी तनख्वाह बनी। तो मैनेजर कहता है कि लगभग 30,000 रुपये ओवर टाइम वगैरह सब मिलाकर। अब मालिक उसका इंतजार करते हैं, 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, जगदीश नहीं आता है। 15 से 16 तारीख हो जाती है, 17, 18, 19, 20 तारीख को मालिक कहता है कि तुम जगदीश के गांव जाओ और पता करके आओ, कहीं ऐसा तो नहीं वो बीमार हो गया हो या कोई बात हो, तकलीफ हो, जाओ और ये पैसे भी ले जाओ, वहीं उसको दे आना। अब वो घर पहुंचते हैं तो वहां पर एक महिला होती है और 2 बच्चे होते हैं। मैनेजर पूछता है कि जगदीश कहाँ है, तो महिला पहले तो कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप रहती है। फिर उसके बाद वहाँ पर 2-3 लोग और आ जाते हैं, उसी के परिवार के बुजुर्ग। मैनेजर फिर पूछता है कि भाई जगदीश कहाँ है, बताइए, हम फैक्ट्री से आए हैं, मालिक ने हमें भेजा है, हम उस फैक्ट्री के मैनेजर हैं, जगदीश की कोई खबर नहीं है। अब जगदीश की पत्नी कहती है कि अब वो नहीं है। तो मैनेजर पूछता है कि वो कहाँ गया है, अगर वो नहीं है तो कब आएंगे, हमें उनसे मिलना है। पत्नी अगले लाइन बोलती, उससे पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनकर मैनेजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि इसका पति जो जगदीश है वो इस दुनिया में नहीं है और लगभग 3 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है। कोरोना काल में वो खत्म हो गया था और अब वो मर गया और उसका अंतिम संस्कार हमने इसी गांव में किया था। अब मैनेजर कहता है कि आप क्या बात कर रहे हो, जगदीश तो फैक्ट्री में काम करा है, उसने सुबह से लेकर शाम के 6 बजे शिफ्ट में काम करता, उसके बाद ओवर टाइम करता और अकेला फैक्ट्री में काम करता और उसकी तनख्वाह लगभग 30,000 रुपये बनी है और अभी इसने 14 तारीख तक काम किया है। पत्नी ने कहा कि आपको धोखा हुआ होगा, किसी और को आपने देखा होगा, जगदीश को नहीं देखा होगा। तो मैनेजर कहता है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, मैंने उसका चेहरा देखा, उसकी कद काठी देखी है, मैंने ही उसको फैक्ट्री में आते और जाते हुए देखा है, ओवर टाइम करते हुए देखा है और बस कई सालों से उस फैक्ट्री में हूँ, उसको पहचानता हूँ। आप कैसे कह सकती हो कि मैं उसको जानता नहीं हूँ, और उसने पूरा काम किया है। मैनेजर कहता है कि उसने पूरे महीने काम किया, साथ में ओवर टाइम भी किया है, मैं तनख्वाह लेकर आया हूँ। ना मैनेजर उसकी पत्नी की बात को मानने को तैयार होता है, ना पत्नी उसकी बात को मानने को तैयार होती है। फिर आसपास के लोगों को बुलाया जाता है और पत्नी कहती है कि आप इनसे पूछ लीजिए, वो 3 महीने पहले ख़त्म हो चुके हैं, इन लोग भी अंतिम संस्कार में गए थे। जब सभी लोग बताते हैं तब मैनेजर को यकीन होता है। मैनेजर आगे कुछ बोल नहीं पाता है और वो 30,000 का लिफाफा उसकी पत्नी को दे देता है। अब फिर पत्नी उसे बताती है कि जब वो जीवित थे तो मैं उनसे कहती थी कि कब तक फैक्ट्री में काम करते रहेंगे, कुछ पैसों की व्यवस्था कर लो तो घर में आसपास की किराने की दुकान खोल लूँ और उससे जीवन अपना चलने लगेगा और हम भी चलने लगेंगे। जब ये खत्म हो गया तो मैं ये सोच के रोती थी कि शायद ये मुझे 30,000 रुपये दे गए होते तो मैं दुकान खोल लेती, अब इन बच्चों को मैं कैसे पालूंगी, कैसे गाँव में लालन पालन करूँगी। तो शायद ये बात उनकी अंतरात्मा ने सुन ली, उनकी आत्मा ने इस बात को सुन ली और वो एक फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में काम करते रहे और ये पैसे शायद उनकी आत्मा ने मुझे भिजाए हैं। अब मेरा यकीन है कि अब वो फैक्ट्री में कभी वापस नहीं आएंगे। उन्होंने हमारी और हमारे बच्चों की बात सुन ली। ये एक ऐसे पिता की कहानी, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने इस दुनिया में नहीं रहने के बाद भी अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, अपनी पत्नी और अपने बच्चों का ख्याल रखा। मैनेजर वापस फैक्ट्री में आता है और फैक्ट्री के मालिक को सारी बात सुनाता है और मालिक भी सोचता है कि बताइए, आज भी ऊपर वाला है, आज भी अंतरात्मा है, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियों को उठाते हैं, जबकि जीते जीते लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं उठाते। अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य अंधविश्वास को फैलाना नहीं, अंतरात्मा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं। ये सच्ची घटना है भरतपुर की, राजस्थान की, जो मैंने आपको सुनाई कि एक भूत एक फैक्ट्री में 1 महीने तक काम करता रहा और तनख्वाह मिली तो अपने परिवार को उसने पहुंचाई, मरने के बाद भी उसने अपने परिवार का ध्यान रखा। दोस्तों, आखिरी में सिर्फ मैं एक बात बोलूँगा गंभीरता से, कि आप अपने जीते जी अपने परिवार के लिए क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नहीं रहने के बाद आपका परिवार के लिए आप क्या करेगा इससे फर्क पड़ता है। आपका परिवार कैसे जीवित रहेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। तो आज की तो सोचें ही सोचें, आप जब तक हैं वो भी सोचें, पर साथ में ये भी सोचें कि जब आप नहीं रहोगे तो आपके परिवार का क्या होगा। ऐसी रूपरेखा बनाकर चलें जिससे उनको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और किसी की मदद ना मांगना पड़े। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भेजें ताकि यूट्यूब इसे आगे तक पहुंचा सके। और
प्रदीप स्टोरी को सपोर्ट करें, परिवार का सदस्य बने। अगली कहानी में अगले किस्से के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।